व्यंजन, व्यंजन ये देख लो बेटा, ये आपके व्यंजन है, ठीक है। का से स्टार्ट होते हैं, का खा गा। इसकी जो डेफिनेशन है, परिभाषा क्या कहती है कि वह वर्ण, मैं मुंह से बोल रहा हूं, लिख लेना आप अपनी कॉपी में। वह वर्ण जिन्हें बोलने के लिए, जिनके उच्चारण में स्वर की सहायता या किसी दूसरे वर्ण की सहायता ली जाती है, उसको हम कहते हैं व्यंजन। डाउट क्लियर है? इसको आप लिख लेना, ठीक है ना। तो ये हमारे व्यंजन है, ये आपको पता होना चाहिए। आप इसको याद कैसे करोगे? सबसे पहले तो आप ये 5 ग्रुप याद कर लो। का खा गा घा ण, ये नहीं है, ये मैंने आपको बताई, इसको हाइड कर लो। यहां तक है, यहां से लेकर यहां तक ये आपके ये हैं, ये आपके नहीं है, इसको मत पढ़ना। ये आपके व्यंजन है इतने, ठीक है। ये जो है आपके, ठीक है ना, ठीक है। चलो, तो सबसे पहली बात है इसको याद करने की बेटा। क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ठीक है। क्वेश्चन बनेंगे बेटा, ये हमारा पहला ग्रुप है, इसको हम बोलते हैं क वर्ग। आपके सामने आएगा क वर्ग। क वर्ग का मतलब है ये वाला वर्ग, ये वाला का खा गा गा ण, इसको हम बोलते हैं क वर्ग। ये वाला हमारा है च वर्ग, ठीक है। च छ ज ज इया। तो जिस तरह से मेरे ये वर्ग हैं, उसी तरह से ट वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग। डाउट क्लियर है? चलो, तो सबसे पहले हम ये पूछते हैं कि इनका जो प्रोनाउंसिएशन है ये कहां से होता है और ये किस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो ये जो मैं आपको लिखवा रहा हूं बेटा, ये इनका जितना भी प्रोनाउंसिएशन होता है, इनका होता है कंठ से। कंठ मतलब गला, गला मतलब यहां से, ठीक है। तो क वर्ग, क ख ग ढ, ये और लास्ट में साथ में है, इनका जो प्रोनाउंसिएशन है ये गले से होता है, यानी कि गले से आवाज आती है इनको बोलने से, ऐसा महसूस होता है। डाउट क्लियर है? तो कंठ ग्रुप के हैं ये वाले, इसको आप याद कर लेना बेटा। तालुव्य, तालुव्य बोलते हैं बेटा इसको, घेंट को। तालुव्य हमारे मुंह के अंदर का पीछे का हिस्सा, ऊपर का पीछे का भाग, घेंट, ठीक है, इसको बोलते हैं तालुव्य। और तालुव्य बेटा कौन से वर्ग होते हैं? तालुव्य में ये आते हैं आपके ये वाले सारे, च छ ज झ इया, ठीक है, ये तो हो गए। और साथ में ये भी आएंगे, ये और श, ये और श, ये भी आ जाएंगे, ठीक है, साथ में ये भी तालुव्य में आते हैं। यानी कि इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो घेंट से होता है एक तरह से, ठीक है। ठीक है बेटा, अब मैं बात करता हूं मूर्धन्य। मूर्धन्य बेटा ये है हमारा, इसको हम क्या बोल लेंगे? ये क्या है बेटा आपका मूर्धन्य? मुंह के, मुख के अंदर का ऊपर का पिछला अगला भाग या ऊपर का भाग, मुंह के अंदर का ऊपर, ऊपर का भाग, ये है हमारा मूर्धन्य। यानी कि जब हम इनको बोल लेंगे तो हमारी जो जीभ है, हमारी जो जीभ, जीभ इस हिस्से पर टकराएगी, हमारी जो जीभ है, ठीक है, उसको बोलते हैं मूर्धन्य। मूर्धन्य में आते हैं ये सभी, ये सभी किस में आएंगे बेटा? मूर्धन्य में। ट ठ ड ढ ण और र और श, ये हमारे कौन सी कैटेगरी में आएंगे? मूर्धन्य में आ जाएंगे, ठीक है। और मूर्धन्य क्या है ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं बात करता हूं दंत्य। दंत्य मतलब दांत। ये जितने भी हैं इनको बोलते समय हमारी जो जीभा है, हमारी जो जीभ है वो टच करती है, वो टच करती है किसको? दांत को, ठीक है। त थ द ध न, ये ही इसको बोल दंत्य, ये वत्सरी है। डाउट क्लियर है बेटा? तो वत्सरी दंत्य एक ही बात है, ये आपके हो गए, ठीक है। लेकिन वत्सरीय में जो स्पेशली जो काउंट होंगे, वत्सरीय में ये वाले काउंट होंगे भाई, न ल और स, ये वाले काउंट होंगे। और ये जो दंत्य है, दंत्य में आपके ये आ जाएंगे, ये आपके दंत्य में आ जाएंगे बेटा। डाउट क्लियर है? या हम कह सकते हैं कि ये तमाम, आप इन्हें दोनों में भी काउंट कर दोगे तो भी कोई दिक्कत ना है, लेकिन पहली प्रायोरिटी आप इसको दोगे वत्सरीय को, ठीक है। ओष्ठ है, इनको बोलते समय हमारे दोनों होठ आपस में मिलते हैं, प फ भ ब भ म, बोल के देख लेना, दोनों होठ आपस में मिल रहे हैं,
तो हम इसको बोल देंगे बेटा क्या, ये हमारा ओष्ठ्य ग्रुप है। डाउट क्लियर है? अब आप कहोगे बेटा कि गुरुजी क्वेश्चन कैसे बनेगा? ऑप्शन है मेरे त, थ, ड और ये आपका आ गया झ। ये मेरे 4 ऑप्शन आ गए आपके सामने। मैं आपसे पूछ लूंगा कि बताइए कौन सा तालुव्य, कौन सा तालुव्य ग्रुप से संबंधित है या तालुव्य व्यंजन है, कौन सा? आंसर होगा झ, यानी कि ये तालुव्य है। इसमें आप अपना ऑप्शन चेक कर लेना, ठीक है? यानी कि झ हमारा कौन सा बेटा? तालुव्य। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। इनका एकमात्र जवाब है कि आपको ये याद होना ही चाहिए, ठीक है? तो ये आपके हो गए बेटा, शाबाश। चलो ये आपने समझ लिया, बहुत अच्छी बात है। ये डायग्राम मैंने इसलिए बनाया था कि आपको क्लियर हो जाए। चलो बेटा अब मैं बात करता हूं इसमें से आपसे, इन पे आ जाओ बेटा। अंतःस्थ है, तो ये ऊपर के हो गए मेरे अंतःस्थ है, ये रे लेव है, अंतःस्थ है व्यंजन कहते हैं इनको। इनकी डेफिनेशन क्या है बेटा? कि इनके बोलने में, इनके बोलने में रुकावट सबसे कम होती है, ये इसकी डेफिनेशन है। अंतःस्थ व्यंजन उसे कहते हैं जिनके बोलने में रुकावट सबसे कम हो, उसे बोलते हैं अंतःस्थ व्यंजन। ये रे ले वे, ये आपके कौन से है बेटा? ये आपके अंतःस्थ व्यंजन है। डाउट क्लियर है बेटा? और यदि मैं बात करूं ये रे ले वे, इसको हमने 3-4 हिस्सों में तोड़ रखा है। ये और वह, ये और वह, ये आपके काउंट होते हैं किसमें बेटा? अर्ध स्वर में। इनको हम अर्ध स्वर भी कहते हैं, यह और वह को अर्ध स्वर भी कहते हैं। डाउट क्लियर है? अर्ध स्वर भी कहते हैं। यहां से आपका 2 क्वेश्चन बन जाएंगे कि अर्ध स्वर कितने होते हैं, कितने पूछे तो आंसर होगा 2। अर्ध स्वर कौन कौन से होते हैं तो आंसर होगा यह और वह। डाउट क्लियर है बेटा? ल, ये आपका बेटा ल है। ल को बोलते हैं पार्श्विक व्यंजन। कौन से व्यंजन बोलते हैं बेटा? पार्श्विक व्यंजन हम इन्हें कहते हैं बेटा। पार्श्विक व्यंजन मतलब जब उच्चारण में हवा जीभ के साइड से निकल जाए, जीभ के बराबर से निकल जाए, उसको हम बोलते हैं पार्श्विक व्यंजन। र बेटा कैसा है? यह हमारा लुंठित या प्रकंपित, र को हम बोलते हैं लुंठित या प्रकंपित व्यंजन, ठीक है? क्योंकि प्रकंपित मतलब इसमें वाइब्रेशन होता है, र जीभ हमारी वाइब्रेट करती है यानी कि कंपन करती है। तो प्रकंपित व्यंजन कौन सा है? आंसर होगा बेटा र। लुंठित मतलब इसको एक तरह से हमारी जीभ लुढ़कती है बेटा इसको बोलने में, ठीक है? र। तो हम ये आपको, मैं उम्मीद करता हूं डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे, ठीक है? तो ये क्वेश्चन सभी के सभी इसको लिख लेना कि कौन कौन से व्यंजन कौन कौन से हैं। अब मैं आपको बता दूं व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन आप इसमें उलझ जाओगे बेटा। यदि मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछता हूं कि उच्चारण के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। उच्चारण मतलब बोलते हैं, जब हम बोलते समय व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। आंसर बेटा होगा हमारा 35। डाउट क्लियर है? यदि मैं आपसे कहूं कि लेखन के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तब भी हमारा आंसर होगा 35। यदि मैं आपसे कहूं हिंदी में व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, आंसर होगा 33। डाउट क्लियर है बेटा? हिंदी में व्यंजन कितने प्रकार के, क्वेश्चन आपका ये बनता है तो 33 आपका आंसर होगा। तो ये थोड़े बहुत आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। अच्छा, कभी कभी आपसे पूछे कि बताइए स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन, ये बेटा 5 ग्रुप आपको दिख रहे हैं, के चे टे ते पे, 5 पंजे 25, यानी कि जो 25 हैं ये हमारे बेटा स्पर्श व्यंजन है, यानी कि हमारी जो इसको बोलने में हमारी जीभ कहीं ना कहीं टच करती है, स्पर्श व्यंजन बोलते हैं बेटा हम इसको। डाउट क्लियर है? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट है।
अब मैं बात करता हूं स्पर्श संघर्षी ग्रुप। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेंगे कि स्पर्श संघर्षी वर्ग कौन सा है। ऑप्शन में आ जाएगा क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग या प वर्ग। आंसर होगा च वर्ग। यानी कि च वर्ग के जितने भी हैं ये चारों, ये आपके कौन से कैटेगरी में आ जाएंगे बेटा, स्पर्श संघर्षी। स्पर्श मतलब हमारे मुंह का ऑर्गन्स आपस में टच करते हैं, स्पर्श करते हैं, और उनको आपस में संघर्ष करना पड़ता है जब वो हल्की सी रगड़ लगती है, ठीक है, इनको बोलते समय। तो इसलिए इसको हमने स्पर्श संघर्षी वर्ग में रखा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट कंटेंट, पॉइंट टू पॉइंट नोट करते रहना, जो मैं हेडिंग डलवा रहा हूं, क्वेश्चन बता रहा हूं साथ साथ में, ठीक है बेटा, शाबाश। ये बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है, यदि आपने समझ लिया ना तो मजा आ जाएगा। देखो बेटा, ये जो 5 वर्ग हैं, शुरू के ऊपर से 5, ये मैं इसका लास्ट उठा रहा हूं, मैं इस पूरे इसका मैं 5वां उठा रहा हूं, ठीक है, क ख ग घ ण। तो हर ग्रुप का मैं 5वां उठा रहा हूं इसको, 1 2 3 4 और 5। ये मेरा कौन से ग्रुप से बोला जाएगा बेटा, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है ये होते हैं नासिक्य व्यंजन। इसको बोलते हैं नासिक्य व्यंजन, यानी कि नाक से हवा निकलती है भाई इसको बोलते समय। डाउट क्लियर है? तो नासिक्य व्यंजन ग्रुप में कौन कौन से होते हैं, क च ट त प। हर वर्ग का 5वां वर्ण हमारा व्यंजन क्या होता है, नासिक्य व्यंजन कहलाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, नासिक्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं, लिख लेना इसको बेहतरीन तरीके से, ठीक है। चलो अब मैं बात करता हूं बेटा उष्म। उष्म, उष्म मतलब जब, उष्म मतलब होते गर्मी, यानी कि उच्चारण करते समय, यदि मैं इसको बोल लूं, उच्चारण करते समय मुख में रगड़ लगती है। किसको, जीभ को रगड़ मतलब ये आपस में घर्षण, फ्रैक्शन होता है उसमें, ठीक है। यानी कि बोलने में काफी एक तरह से अंदर के जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो आपस में टकराते हैं, ठीक है। तो हम इसे कह सकते हैं उष्म, जिससे कि काफी उष्म पैदा होगी, गर्मी। तो श स स ह, ये आपको पता होना चाहिए। इसको याद करने का मैं तरीका बता रहा हूं बेटा, क्योंकि देखो श हमारे कौन से सारे उष्म व्यंजन हैं, ये हैं, लेकिन श कौन सी कैटेगरी में है, श हमारा तालुव्य से बोला जाता है, तालुव्य से। ये वाला श कौन सी कैटेगरी में है, ये हमारा मूर्धन्य से बोला जाता है। और ये वाला श कहाँ गया भाई, ये हमारा दंत्य से बोला जाता है हमारा सबसे ऊपर है कंठ से। अब इसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ भाई साहब, हिंदी में भी ट्रिक होती है, आप पहली बार समझ जाओगे। ये हमारा, ये समझ लो ये आपका चेहरा है, आपका आपका मुंह बना दिया मैंने इसको, आप ऐसे देख रहे हो। तो मैं आपके यहाँ तो दांत है, यानी कि ये दंत है, ये वाला हिस्सा मूर्धन्य है, आपको पता होना चाहिए। ये वाला हिस्सा तालुव्य है, घेंट, और ये हमारा कंठ है, ठीक है। तो इसको आप क्या करोगे, स स स ह, ये सीक्वेंस याद होना चाहिए आपको। तो है सबसे पहले आप इसको उठा लो, लास्ट वाले को, है का प्रोनाउंसिएशन कंठ से होता है, फिर इसको सीक्वेंस उठा लो ऐसी, श यहां आ गया, फिर श यहां आ गया, और दंत के पास हमारा आ गया श, ये वाला, ठीक है। तो ये मेरी ट्रिक है, हिंदी में ट्रिक कोई नहीं बताएगा, तरीका है याद करने का। श स स ह, याद नहीं हो रहा, लिख लिख के याद करो, हो जाएगा बेटा। पहले ये वाला स स स ह, तो है को पहले उठाएंगे, नीचे से ऊपर, नीचे से ऐसे जाएंगे हम, ऐसे चलो नीचे से याद करते हुए, ठीक है। इससे इसमें याद नहीं हो रहा तो वैज इट इज याद कर लो। है का उच्चारण कंठ से, इसका उच्चारण आपका हो जाएगा तालुव्य से, श का उच्चारण मूर्धन्य से, इसका उच्चारण दंत्य से। डाउट क्लियर है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, पता होना चाहिए। ये ट्रिक है भाई, कोई नहीं बताएगा, क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अब आपसे पूछ लेगा संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से भाई, ये हैं आपके श त्र ज्ञ स्र, ठीक है। ये किस किस से मिलकर बने होते हैं बेटा, ये किस किस से मिलकर बने होते हैं, ये मिलकर बना होता है हमारा क, अध क प्लस श।
जब कभी भी आप इसको तोड़ोगे ना तो इसमें से निकलेंगे दो व्यंजन, ये दोनों व्यंजन हैं, कोई भी स्वर नहीं है। डाउट क्लियर है? तो यानी कि ये क और से मिलकर बना होता है। यदि मैं बात करता हूं त्र, त्र किससे मिलकर बना होता है? आधात है, ये वाला आधात है ये, और रे को हम यहां लिख देंगे र, ठीक है। ये हो गया त्र। ग, ग यानी कि ये हमारा हो गया ज, ज ये हो गया, ज हमने यहां से निकाल लिया, और ठीक है, ज प्लस इया, ये हो गया हमारा ज। स्र, स्र, ठीक है, ये वाला, इसको हमने ऐसा कर दिया, ऐसा मोड़ दिया, याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं। ये हमारा स्र है, तो इस हिस्से को उठाओ, यहां से ऐसा करो, ऐसा घुमा दो, यानी कि स्र प्लस ये वाला र, र हमारा यहां आ गया। तो इस हिस्से मिलकर बने होते हैं। आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे इसी में से बेटा। क्वेश्चन कैसे बनेंगे? मैं आपसे पूछ लूंगा कि बताइए कौन सा सही है या कौन सा नहीं है, इसमें से 4 दे दूंगा मैं आपको ऑप्शन सही, एक को मैं गलत कर दूंगा जान पूछ के, ठीक है। ये बताइए कौन सा सही है कौन सा नहीं है, या आपसे पूछ लेंगे कौन सा, इन सभी में से 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, कौन सा उष्म व्यंजन है या नहीं है, कौन सा अंत्यस्थ व्यंजन है या नहीं है, कौन सा औष्ठ्य है या नहीं है, कोई से भी दे देंगे आपको बेटा, ठीक है। तो ये आप ध्यान से देखो बेटा, ये आपको याद होने चाहिए। अब मैं बात करता हूं 2 कैटेगरी की, व्यंजन को हमने 2 कैटेगरी के ऊपर छोड़ दिया, एक प्राणत्व के ऊपर, एक घोषत्व के ऊपर। तो सबसे पहले हम इसको तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। प्राणत्व के बारे में पढ़ेंगे बेटा। सबसे पहले आपसे पूछेंगे प्राणत्व क्या है, ठीक है। देखो बेटा, प्रोनाउंसिएशन ये एक टाइप है, इसका जो अर्थ है, इसका जो अर्थ है वो होता है बेटा हवा। प्राणत्व का जो मीनिंग होता है बेटा वो होता है हवा। अब हवा के बेस पे हमने इसको 2 हिस्सों में तोड़ दिया व्यंजन को, हवा के बेस पे। कैसे? तो कुछ व्यंजन तो है अल्प प्राण, कुछ व्यंजन है महाप्राण, यानी कि कुछ व्यंजन ऐसे हैं जिनको बोलने में अल्प यानी कि कम, प्राण मतलब हवा, जिनके उच्चारण में कम हवा निकले मुंह से, कम हवा निकले मुख से। दोबारा सुन लो, आप अपनी कॉपी में लिख लेना भाई। अल्प प्राण उसे बोलते हैं वह व्यंजन जिनके उच्चारण में मुख से कम हवा निकले बोलते समय। कौन कौन से हैं वे हैं हमारे कॉलम नंबर 135। अब आप क्या होगा जी, कॉलम कहां से आ गए बेटा? ये मैंने कॉलम बना दिए, शुरू के 5 ले लो, ये मैंने बना दिए कॉलम, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 ऐसे हैं, 5 5 पंजे 25, यानी कि स्पर्श व्यंजन है। ये मेरा फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ कॉलम, ये मेरे कॉलम हो गए बेटा। अब कॉलम नंबर 135, यानी कि 1 1 3 5, ये वाला 1 3 और 5, ये जितने भी यानी कि 15। तो कॉलम नंबर 135 ये अल्प प्राण है, प्लस ये रेलेव है, यानी कि ये भी मेरे इसमें काउंट हो गए, ये भी अल्प प्राण है, ठीक है। प्लस ये हमारा है अनुस्वार, ठीक है। प्लस ओल स्वर, जितने भी हमारे स्वर है यानी कि वोवल्स, ठीक है, वो भी हमारे अल्प प्राण मानते हैं। तो ध्यान रखोगे, जब आपको इसकी नॉलेज है तो कुछ याद नहीं करना। कॉलम नंबर 1 3 5, कॉलम नंबर 1 3 5 ये रह लेवे, ओल स्वर और आपका अनुस्वार, ये आपके हो किसमें बेटा? अल्प प्राण में, यानी कि इनको बोलते समय हवा कम निकलती है मुख से। अब इसका उल्टा कर दो, महाप्राण, महा मतलब ज्यादा, प्राण मतलब हवा। जब उच्चारण में ज्यादा हवा निकले, जब उच्चारण में ज्यादा हवा निकले मुंह से, उसको बोलते हैं महाप्राण। बहुत इजी तरीका है। 1 3 5 तो इसमें हो गए, कौन से बचे? 2 और 4 बच गए भाई। तो कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 4, ठीक है। ये यहां पहुंच गया तो ये बच गया हमारा, ये हमारा हो गए महाप्राण में, ठीक है। तो कॉलम नंबर 2 4 और इसको बोलने में हवा मुख से ज्यादा निकलती है, और साथ में होगा विसर्ग। डाउट क्लियर है? बेहतरीन जवाब है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया प्राणत्व के आधार पर। अब मैं बात करता हूं घोषत्व के आधार पर। घोषत्व का जो अर्थ है, सबसे पहले इसका अर्थ पूछ लेंगे। कंपन यानी कि वाइब्रेशन, हमारी स्वर तंत्रियों का कंपन होता है अंदर, मुख के अंदर कंपन, वाइब्रेट होता है इनको बोलते समय। इसके अनुसार 2 कैटेगरी तोड़ दिया। एक अघोष, ए का मतलब होता है नहीं,
घोष का मतलब होता है कंपन, यानी कि जिनको बोलते समय कंपन ना हो, कंपन ना हो, उसको बोलते हैं हम अघोष। कौन कौन से हैं? कॉलम नंबर 1 2, कॉलम नंबर 1 2 और स ये वाले 3 हैं, ये हमारे हो गए अघोष, कंपन नहीं होता है इनको बोलते समय, ठीक है। तो ये हमारी इस कैटेगरी में आ गए 1 2 और स। डाउट क्लियर है बेटा? अब मैं बात करता हूं घोष यानी कि सघोष, एक ही बात है। इसका मतलब कंपन, बोलते समय कंपन होता है मुख के अंदर, स्वर तंत्रियों में, ठीक है। कॉलम नंबर 3 4 5, भाई 1 2 तो आ गए, इसमें नहीं होता, 3 4 5 में होता है, तो 5 15 तो ये हो गए, होता है। ये रह लेवे, इसमें भी होता है है हमारा ये बच गया था, वो भी इसमें आ गया, होता है। बचा आपका अनुस्वार और आपका विसर्ग, और ओल स्वर को बोलते समय भी कंपन होता है, यानी कि ये हमारे आप क्या किस में आगे बेटा? घोष में, घोष में आगे बेटा हमारे, ठीक है। तो ये मेरी 2 कैटेगरी थी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन कैसा बनेगा? क्वेश्चन बहुत इजी है, कोई सा भी 4 ऑप्शन में दे देंगे, ये बताइए कौन सा अल्प प्राण है, कोई सा भी, कौन सा अल्प प्राण है या नहीं है, कौन सा महाप्राण है या नहीं है, ठीक है। या कभी कभी जैसा आप यूपीएसआई का दोगे, आप पीसीएस का दोगे, या आप बड़े एग्जाम का दोगे, तो पूछ लेंगे कौन सा अल्प प्राण भी होना चाहिए और अघोष भी होना चाहिए, कौन सा व्यंजन अल्प प्राण और अघोष दोनों हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे बेटा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बेहतरीन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखो बेटा, ये आपके व्यंजन के लास्ट पॉइंट रह गए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बेटा, यदि आपसे पूछे उत्सिप्त व्यंजन कितने होते हैं? द्विगुण व्यंजन, विकसित व्यंजन, ताड़न जात व्यंजन, आंसर हो गए 2। कौन कौन से होते हैं? ड और ढ। ड, एक ड ये वाला भी होता है, एक ये मैं इनकी बात कर रहा हूं जिनके नीचे बिंदी है बेटा, ठीक है। ड और ढ, ड एक ये होता है, ड एक ये होता है, ड एक ये होता है, इसको बोलते हैं ण, इसको बोलते हैं ड, ठीक है। ये दोनों ड हैं, लेकिन जिसके नीचे बिंदी है बेटा वो है उत्सिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन। डाउट क्लियर है बेटा? मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। अब कभी कभी इनका यूज पूछ लेते हैं, यूज कहां पर होता है? यूज होता है इसका शब्दों के बीच में होता है हमेशा, या लास्ट में होता है, शुरू में कभी नहीं होता। जैसे डमरू, मैं इसके नीचे बिंदी नहीं लगाऊंगा, कोई 100% 1% नहीं लगाऊंगा। अगर यह है उड़ान, उड़ान तो बीच में आ गया डे, अब इसके नीचे बिंदी लग जाएगी। जो नॉर्मल डे है इसका इस्तेमाल शब्द के शुरू में होता है, जो ये वाला डे और डे है इसका इस्तेमाल शब्द के बीच में होता है बेटा, ठीक है। उत्क्षिप्त व्यंजन उसे कहते हैं जब जीभ, जीभ ऊपर हमारी छत पे लग जाए, ऊपर मुंह की छत पे, मुंह के अंदर का जो ऊपरला भाग है इस पर लग के एकदम से नीचे गिरे, उसको बोलते हैं हम, जब जीभ लुढ़क के एकदम से झटके से गिरे तो उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है। ये उसकी डेफिनेशन है। द्विगुण व्यंजन यानी कि 2 गुण शो कर रहा है इसमें, जो मैंने आपको बताया। विकसित व्यंजन ये ड और ढ से विकसित हुए बेटा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ आगत व्यंजन या ग्रहित व्यंजन, कुछ भी बोल सकते हैं। आगत व्यंजन जो अरबी फारसी भाषा से लिए गए हैं, जो अरबी फारसी भाषा से लिए गए हैं वो आगत व्यंजन है या ग्रहित व्यंजन है। कौन कौन से हैं? ये है भाई, लेकिन इनका जो यूज है, इनका यूज बहुत ही कम है इस समय, तो इसलिए ये ना के बराबर है। मेन हमारे हैं ज और फ, इनके नीचे भी बिंदी लगी हुई है, इसको बोलते हैं आगत व्यंजन या ग्रहित व्यंजन। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई साहब, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ अयोगवाह, नोट कर लो बेटा, हर बच्चा कॉपी पेन लेकर। आगत व्यंजन किसे कहते हैं? ग्रहित व्यंजन जो अरबी फारसी भाषा से लिए गए, इनकी डेफिनेशन नोट करते रहो साथ साथ में। अयोगवाह, अनुस्वार और विसर्ग, ये दोनों अयोगवाह में काउंट होते हैं। जिस भी शब्द में ऊपर बिंदी मिल जा तो समझ लो वो अयोगवाह का एग्जाम्पल है, ठीक है। पक्की बात है, शाबाश। तो अयोगवाह यानी कि जिसका किसी से योग ना बने, इनका किसी से योग नहीं बनता भाई, ना स्वर से ना व्यंजन से, ठीक है। वत्सर्य, इसको बोलते हैं दांतों की जड़ें यानी कि मसुड्डे। मसुड्डे में मसुड्डा वत्सर्य व्यंजन कौन कौन से हैं? न ल से, जब जीभ हमारे मसुड्डों से टकरावे, मसुड्डों को टच करे बोलते समय, न ल स, ठीक है, वत्सर्य। तो
तो बेटा ये आपका पूरा टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना। वर्णमाला का टॉपिक समाप्त हो चुका है आपका, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। और हो सके मैं कल आपको 20 से 25 क्वेश्चन मैं आपको